तो अब देखेंगे इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2019 के अंदर। ठीक है, 2019 के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से? 2019 के अंदर टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से 25 में से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 20 के आसपास के क्वेश्चन जो होंगे वो बेसिक या फिर इजी टू मीडियम बोलेंगे, बट जो 5 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो कि प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होंगे। ठीक है, इस 20 के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आप बोले तो लॉजिक से कर सकते हो, बट उतने तो क्वेश्चन इस पेपर में नहीं थे जो कि लॉजिक से कर सको। तो बेसिक से थे क्वेश्चन, है ना। 5 करंट अफेयर बेस्ड थे जो कि टोटली करंट अफेयर आपको पता है, तभी वो सॉल्व तो नहीं होगा ऐसा वाला। तो स्टार्ट करते हैं 2019 के क्वेश्चन। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी इसलिए होता है बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब करंट अफेयर में है तो किस चीज पे फोकस करना है, एग्जाम के पहले किस चीज को रिवाइज करना है। ओके, सो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सीलिंग लॉ वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। नो, ये फैमिली होल्डिंग पे नहीं था भाई, ये इंडिविजुअल होल्डिंग पे था। दिस इज इनकरेक्ट। बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। बिल्कुल सही है, जो लैंडलेस है उनको लैंड देना, यही मेन एम था लैंड रिफॉर्म्स का। तो सेकंड इज करेक्ट। इट रिजल्टेड, हमेशा, हाँ, इस पेपर में याद रखना कि हमेशा हर चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना है। चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना है, अच्छे से पढ़ना है चारों ऑप्शन और फिर आंसर देना है। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। नो, नॉट कैश क्रॉप। कैश क्रॉप तो खुद के पास है तो हम कैश क्रॉप क्यों उगाएंगे? खाने के लिए उगाएंगे, खुद के लिए। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एक्सटेंशन टू सीलिंग लिमिट्स। नहीं, किसी चीज में सीलिंग लिमिट्स था। क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। देखो, ये करंट अफेयर बेस है, ठीक है ना। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उस समय ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आया था जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया था, इसीलिए यूनिवर्स में था, इसलिए आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द नीति आयोग। ये बेसिक क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 4 है इन दी गिवन ईयर इन इंडिया, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स। ऐसा क्यों? पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नो, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सही है भाई, प्राइस लेवल डिफरेंट है तो बेसिक नीड्स का जो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जैसे किसी यहाँ चावल 10 रुपये मिल रहा है, किसी को 5 रुपये मिल रहा है। 5 रुपये वाला क्या कर रहा है, चावल ले जा रहा है तो वो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहा है, तो गरीब नहीं है। बट 10 रुपये वाला ले नहीं ले पा रहा है, सो उसका बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो रहा है, सो इट इज गरीब। सो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स वहाँ पे हायर होंगी जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा। Among the following, which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? India is the largest exporter of rice in the last 5 years. Question number 6 है consider the following statements. कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही है, जो कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था वो किसके अंदर किया गया था? इंदिरा गांधी जी के अंदर किया गया था। नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नो, लॉटरी बेसिस में नहीं होता अभी, पहले होता था, अब क्या होता है, ऑक्शन होता है। थर्ड, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। नो, इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है यार। करेक्ट पूछा है तो हमारे पास करेक्ट जाएगा एक ही, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल 2018। इफ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम इजियर। हाँ, ये जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर था इसको अमेंड करके यहाँ पे इजी हायर एंड इजी फायर का कॉन्सेप्ट लाया गया। If rules for fixed term employment are implemented, it become easier for the firms companies to lay off workers. Yes. No notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workman. बिल्कुल सही, टेम्पररी वर्कमैन है तो उसको हम लोगों को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट पूछा गया, करेक्ट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8 है दिस सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। देखो, सर्विस एरिया अप्रोच जो था वो लीड बैंक के अंदर हमारे पास लॉन्च किया गया। लीड बैंक स्कीम क्या करता है? लीड बैंक स्कीम जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड इन बाय द कमर्शियल नॉट बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज। गलत है भाई, इट इज बाय द कमर्शियल एंटिटीज।
और बाय द प्राइवेट मेंबर्स। ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। देखो एक्सट्रीम वर्ड है, ऑल, एक्सेप्ट, नेवर, ऑलवेज, कंप्लीटली, नो, ठीक है ना। तो ये सब एब्सोल्यूट होते हैं, गलत होने के चांसेस, और यहाँ पे गलत ही है बिकॉज मैक्सिमम डॉलर्स में है, बट कुछ येन में भी है, कुछ यूरो में भी है, पाउंड में भी है। करेक्ट पूछा है भाई, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। एसेट मतलब ये पूंजी नहीं है, ये कर्ज है भाई। एडवांसेस आर एसेट, बिल्कुल सही है, एडवांस दे रहे हैं तो उसका पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। डिपॉजिट जो है वो लायबिलिटी है, बिकॉज लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, तो उस बैंक को चुकाना पड़ेगा। इट इज अ लायबिलिटी ऑन द बैंक, इट इज नॉट एन एसेट, सो दिस इज नॉट एन एसेट। हमसे पूछा तो है नॉट एन एसेट, कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर द कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। मतलब इनमें से कौन से फैक्टर हमको हेल्प करेंगे करेंसी क्राइसिस को रिड्यूस करने में। फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर, बिल्कुल सही है। इंडिया की जो आईटी सेक्टर है वो फॉरेन करेंसी अर्न कर रही है, तो वो हमको मदद करेगा। इट हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, सो इट विल बी अ फैक्टर। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई लोग गवर्नमेंट ने एक्सपेंड कर दिया तो ये हमको ज्यादा खतरे में डालेगा। इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, नॉट रिड्यूस, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। रिमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, जो बाहर में जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं वहां से जो पैसा वो हमको बेचते हैं वो हमको हेल्प करेगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, सो दिस इज आल्सो अ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो registered foreign portfolio investor to overseas investor who want to be a part of Indian stock exchange और Indian stock market without registering themselves, ठीक है। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पी नोट, पी मतलब पार्टिसिपेट करने का, पार्टिसिपेट करते हैं ना, हाँ, तो क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटरी नोट। जल्दी जल्दी में प्रोमिसरी नोट पे टिक करके मत आना। मैक्सिमम लोग इस साल में जब क्वेश्चन आया था तो 100 में से जो लोग 50 लोग सपोज आंसर जा रहे थे, 40 लोग तो पार्टिसिपेटरी नोट लगाए थे, बट जो 10 लोग थे गलती से प्रोमिसरी नोट पे लगा देते। तो एग्जाम में पार्टिसिपेटरी और प्रोमिसरी पे डिफरेंस दिखने को नहीं मिलता। So it is participatory note where the foreign portfolio can invest in Indian stock market without registering. Question number 13 है in India which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity। telecommunication, insurance, electricity को रिव्यू कौन कौन से करते हैं, एड हॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। जो एड हॉक कमेटी है सेटअप ने करना, जिसको सेटअप किया था पार्लियामेंट में, वो रिव्यू करता है क्या, बिल्कुल करता है यार। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, हाँ, ये जो पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है ये भी क्या करते हैं, ये भी रिव्यू करते हैं सेक्टर्स को, जैसे कि कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, रेगुलेट, इलेक्ट्रिसिटी। सो फाइनेंस कमीशन इसको नहीं रेगुलेट करता, रिव्यू नहीं करता। फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रजिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता। आंसर जाएगा 1 and 2, दैट इज द एड हॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी को। क्वेश्चन नंबर 14 है विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी में लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट एनसीईआरटी इग्नोर मत करना ब्रो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो किताबों से क्वेश्चन है ये। विद रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industry। बिल्कुल सही है, जो basic and capital good industry की तरफ एक पुश आया है second 5-year plan से। The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। बिल्कुल सही है, जो fourth 5-year plan से एक ऑब्जेक्टिव लिया करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर का, एक इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लिया। Second is also correct. In the fifth 5-year plan, the first time the financial sector was included as an integral part of the plan. No, not in the fifth 5-year plan. जो 9th 5-year plan था उसमें पहली बार फाइनेंशियल सेक्टर को एज ए इंटीग्रल पार्ट माना गया, किसका, इकोनॉमी का। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है with reference to Asian Investment or Asian Infrastructure Investment Bank AIIB considered the following statement। AIIB has more than 80 member nation, बिल्कुल सही है यार। India is the largest shareholder of AIIB, no, China is the largest shareholder।
AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एशिया, बिल्कुल गलत बोल रहा है यार, आउटसाइड एशिया भी बहुत सारे मेंबर, जैसे कि कनाडा इसका मेंबर है। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट यहाँ पे वन ओनली है। क्वेश्चन नंबर 16 है, What are the purpose of intercreditor agreement signed by Indian bank and financial institution? ठीक है, जो intercreditor agreement था उसका क्या एम था, क्या पर्पस था भाई? इसका पर्पस था इट एम टू फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, जो स्ट्रेस एसेट है 50 करोड़ या फिर 50 करोड़ से ज्यादा के हैं, उनको ये क्या करना चाहता था, रिजोल्व करना चाहता था, इसीलिए क्या बनाया गया, इसीलिए इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया गया। इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया भाई? इंटरक्रेडिटर एग्रीमेंट साइन इसलिए किया गया बिकॉज इट टू एम एट द फास्ट रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट ऑफ ₹50 करोड़ और मोर विच आर अंडर द कंसोर्टियम लैंडिंग। बिल्कुल सही है। तो ये करंट अफेयर बेस्ड था, प्योर करंट अफेयर बेस्ड था। टफ क्वेश्चन है मानते हैं, बट करंट अफेयर पता है तो आपको आसान है, नहीं पता तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड को क्या बोला, बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये न्यूज में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हाँ पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है उसका चेयरमैन कौन चुनता है भाई, बैंक बोर्ड ब्यूरो चुनता है। और वन लाइनर से यार, इजी क्वेश्चन है, इकोनॉमी में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। Which one of the following is not a sub index of World Bank ease of doing business? ठीक है, तो जो ease of doing business index है उसको पहली बात तो पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। दिमाग में पहले पॉइंट ये याद रखना। अब इसके अंदर ease of doing business के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से सब इंडेक्स आते हैं, पेइंग टैक्सेस आते हैं, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी आता है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स आते हैं, बट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर भाई ये इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसके अंदर ये नहीं आता। ठीक है, ये इकोनॉमिक मैटर्स को सॉल्व करता है, ये सोशल मैटर्स है, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न सोशल मैटर्स। सो दी ये सब इंडेक्स नहीं है, ये सब डूइंग बिजनेस के अंदर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ पेड टू द फार्मर प्लस। ठीक है ना, तो एमएसपी प्लस जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि एमएसपी दे रही है कौन, सरकार। एमएसपी के साथ साथ क्या दे रही है, वो प्रोक्रूटमेंट इंसिडेंटल्स दे रही है। ठीक है ना, प्रोक्रूटमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये भी देती है सरकार। प्रोक्रूटमेंट इंसिडेंशियल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो ये अपने पास सरकार का इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है यार, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते रहते हैं और आपको यहाँ पे हर चीजें पता होना चाहिए, खास कर तो वो चीजें जो कि प्रीलिम्स से पूछी जा सकती है। तो प्रीलिम्स से पूछी जाती है फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 20 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का पार्ट किसको बोलेंगे, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी इज व्हाट वी कॉल सोशल कैपिटल। एनसीईआरटी की लाइनें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी एक्सचेंज रेट्स कैन, ओके, पीपीपी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही है। ये पेन जो है इंडिया के अंदर कितने रुपए मिल रहा है, ये पेन यूएस के अंदर कितने रुपए मिल रहा है, दोनों में ज्यादा सस्ता कौन है, वही परचेसिंग पावर पैरिटी बताता है। In terms of PPP dollar, India is the 6th largest economy in the world. No, India is the 3rd largest economy in the world in the terms of PPP dollar. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा one only, answer will be A. Question number 22 है, among the agriculture commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of the value? In the last 5 years, highest import किसका हुआ था, vegetable oils का, और ये न्यूज में था vegetable oils में mainly palm oils. Question number 23 है, which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of the Indian rupee? Indian rupee slide कर रहा है, Indian rupee कमजोर हो रहा है, तो RBI क्या नहीं करेगी, ये हमसे पूछा है। कर्बिंग द इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, ये तो आरबीआई कर सकती है भाई, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ये भी आरबीआई कर सकती है कि उनको एनकरेज करे, तो इससे हमारे रूपी क्या होता है, डाउनफॉल होने से बच जाए, डिप्रिशिएट होने से बच जाए। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोलिंग, बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोलिंग करें, हमारे यहाँ ये जो स्लाइड हो रहा है वो कम हो। फॉलोइंग एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उल्टा और रूपी फॉल करेगा, सो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा, नॉट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे डी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट नहीं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू शॉर्टेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डाटा पॉपुलरली नोन एज डाटा डिक्टेट कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड दैट they shall ensure that entire data relating to payment system operated by them are stored in the system only in India। बिल्कुल सही है, जो स्टोरेज है पेमेंट सिस्टम डाटा का वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, बिकॉज इसको रेगुलेट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बाहर में जो डाटा स्टोर होता है उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज करेक्ट। They shall ensure that the system are owned and operated by the public sector enterprises। नो, ये इंश्योर करेंगे जो ये सिस्टम है उसको ओन कौन करे, प्राइवेट पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर्स, जो इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं वो इसको ऑपरेट करें, इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइडर्स इसको ऑपरेट करें। सो दिस इज इनकरेक्ट। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड फंड ऑडिट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट टू द CAG। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे वन ओनली। लास्ट क्वेश्चन है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज कैसे होगा मनी मल्टीप्लायर भाई, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। इन बैंकिंग हैबिट ज़्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, है ना, तो मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि देख बैंक पे पैसा जमा करेगा वो आदमी जो है किसी और को देगा बैंक, तो वो अपना लेगा, वो खर्चा करेगा, सो मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। कैसे, बस जब लोगों का बैंकिंग हैबिट बढ़ जाएगा तब। So this is all about 25 क्वेश्चन। ज़्यादा इजी थे, वन लाइनर टाइप के थे, बट आपको पता तभी सॉल्व होगा भाई, नहीं पता वो सॉल्व नहीं होगा। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ, फिर आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी ध्यान रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट।